सिया कार की खिड़की से उस विले को देख रही थी। जैसे जैसे सिया विले के पास जा रही थी, उसे अपने अंदर खालीपन और अकेलापन महसूस हो रहा था। सिया बाहर से खुद को शांत दिखा रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका वो जवाब चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर खामोश चुप्पी उसके अंदर के तूफान को छुपा रही थी। सिया अपने साथ लाई डायरी को निहारने लगी। वो डायरी सिया के पापा के आखिरी शब्दों में शामिल थी। डायरी में लिखे शब्द सिया के दिल पर किसी तीर की तरह जाकर लगते हैं। उसके पिताजी की गलती की सज़ा अब उसे भुगतनी पड़ रही है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल पाया। ना चाहते हुए सिया ने चुपचाप खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। सिया अपने हालातों को ऊपर वाले की मर्जी समझकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। उसके बाद कार विले के बाहर जाकर रुकती है। कार में बैठे ड्राइवर ने सिया को रूखी आवाज़ से कहा, मिस, हम विला पहुंच गए हैं। ड्राइवर की बात सुनकर सिया जल्दी से डायरी को बैग में रखती है और कार से उतरने लगती है। सिया कार से उतर के विले के सामने खड़ी हो गई थी। विले को इतने सामने से देखते हुए सिया को अपने अंदर काफ़ी ठंडक सा महसूस होता है। अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी थी। सिया बारिश से बचने के लिए दरवाजे को बिना नॉक किए विले के अंदर चली जाती है। विले के अंदर घुसने के बाद सिया को एहसास होता है कि बारिश के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। उसने खुद को साफ करते हुए विले के अंदर मासूमियत भरी आवाज़ से कहा, कोई है क्या? मुझे आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया है? सिया की आवाज़ पूरे विले में गूंज रही थी। उसकी खुद की आवाज़ वापस आकर उसके कानों में गूंज रही थी। सिया ने पूरे विले को निहारना शुरू किया। विले में रखी एक एक चीज़ देखने में काफ़ी महंगी लग रही थी, लेकिन उन महंगी चीज़ों से काफ़ी अजीब सा एहसास सिया महसूस कर पा रही थी। सिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बार फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा इस समय विला में कोई मौजूद नहीं होगा। सिया ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए ताकि उसे कोई तो मिले। विला पूरी तरह खाली था और बिजली की तेज रोशनी खिड़की से गुजरकर विले के अंदर दिखाई दे रही थी। कुछ कदम चलने के बाद सिया की नज़र एक खाली कमरे में जाती है। उस कमरे में एक सोफा था जिस पर कोई लेटा हुआ था। विले में किसी आदमी को देखकर सिया को राहत मिलती है। उसे थोड़ी खुशी भी हुई थी। एक गहरी सांस लेकर सिया ने अपने मन में कहा, चलो अच्छी बात है, यहाँ मुझे कोई मिला, वरना इस बड़े से विला में मैं किसी आत्मा की तरह भटकती और ना जाने पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इतना कहने के बाद सिया उस कमरे में जाती है। कमरे के अंदर सोफे पर लेटा हुआ इंसान दिखने में काफ़ी हैंडसम था और उसकी बॉडी पे बने एब्स सिया को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे और वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी थी। सिया खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानो जैसे कोई फोर्स सिया को उस आदमी की ओर खींची जा रही थी। सोफे पर लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि विहान लेटा हुआ था। विहान सिया को देखने के लिए अपना ज़रूरी काम छोड़कर विला आया था, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने पर सिया नहीं आई तो उसे बोरियत दूर करने के लिए वो वहाँ सो जाता है। जैसे ही सिया ने विहान के हाथों को छुआ, अचानक उसे एहसास हुआ कि विहान का शरीर किसी बर्फ़ की सिल्ली की तरह ठंडा था और विहान के शरीर में कोई हिलजुल नहीं हो रही थी। उसका शरीर किसी मरने की अवस्था में था। विहान को ऐसे लेटे हुए देखकर सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे अपने अंदर घबराहट महसूस होने लगी थी। सिया को अपने सामने पड़े विहान की टेंशन होने लगी थी। सिया ने हड़बड़ाहट में अपने आसपास देखने लगी थी और अपने आसपास कहने लगी, अब मैं क्या करूं? इसका शरीर कितना ठंडा है, पहले मैं इसकी हार्ट बीट चेक कर लेती हूँ। सिया ने विहान की हार्ट बीट चेक करने के लिए अपने कानों को विहान के चेस्ट पे रखा, लेकिन जैसे ही सिया ने अपने कानों से विहान की हार्ट बीट सुनने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि सिया को विहान की हार्ट बीट सुनाई ही नहीं दे रही थी। सिया का शरीर बर्फ की तरह जम गया था और डर के मारे घबराने लगी थी। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी, मानो जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसकी आवाज़ को चुरा लिया हो। सिया ने खुद पर कंट्रोल करते हुए सोफे पर लेटे हुए विहान को हिलाना शुरू किया। सिया की इन हरकतों के कारण विहान की नींद टूट जाती और उसने गुस्से से सिया की कलाई पकड़ ली थी। अचानक से हुई हिलजुल के कारण
सिया ने जोर से अपना दम लगाते हुए चिल्लाना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे विला में गूंज उठी थी। विले के पीछे वाले जंगल में रहने वाले जंगली जानवर भी सिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि विहान को अपने कानों को में महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके कानों में कोई सुई चुभ हो रहा। उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और उसके कानों से खून निकलने लग गया। विहान ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए सिया के मुंह को बंद कर दिया। उसके बाद सिया के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण सिया घबरा जाती है। जैसे किसी जानवर को पिंजरे में बंद करने के बाद वो छटपटाने लगता है, ठीक उसी तरह सिया भी छटपटाने लगी थी। सिया की ऐसी हरकत देखकर विहान उस पर मुस्कुरा देता है। वो एक प्यारी सी स्माइल देकर सिया से कहा, आई एम सो सॉरी तुम पर ऐसे हंसने के लिए, लेकिन तुम काफ़ी फ़नी लग रही हो। विहान की ये बात सुनकर सिया कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसने टेबल पर रखे वास को उठाया और उसे विहान की ओर फेंका, लेकिन विहान सिया के हमले से बचकर कहने लगा, अरे तुम तो गुस्सा होगी, देखो मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो किसी बंदरिया की तरह मुंह फुलाकर गुस्सा कर रही हो। सिया ने विहान को इशारा करते हुए समझाया कि वो बोल नहीं पा रही है। विहान सिया के इशारे को समझ जाता है और एक चुटकी बजाकर उसकी आवाज़ उसे वापस दे देता है। सिया ने जब अपनी आवाज़ सुनी तो उसे काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने गले और चेहरे को अपने हाथों से छूने लगती है। उसने कुछ बोलने की कोशिश की। सिया अपनी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होती है। विहान से सिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें डरा दिया लगता है, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। विहान की आवाज़ सुनकर सिया विहान के पास जाकर खड़ी हो जाती और रूड टोन में बोली, यू नो हाउ मच आई स्केयर, तुमने मुझे डराया नहीं बल्कि मेरी जान निकाल दी थी। विहान ने सिया की बात काटते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, कब से पटर पटर करी जा रही हो। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे कानों में चुभन हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज़ गायब कर दी थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ वापस देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विहान की बात सुनकर सिया परेशान होकर कहने लगी, तुमने मेरी आवाज़ छीनी थी, क्या मजाक है, अब तुम मुझसे मजाक भी करने लगे हो। विहान चुपचाप अपनी तेज करार आंखों से सिया को देख ही जा रहा था। विहान सिया को देखकर बस यही सोच रहा था कि जब ये लड़की चिल्लाई तो विहान के कानों से खून क्यों निकला, क्योंकि विहान के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। विहान ने सिया के लिप्स पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखकर उसे चुप होने का इशारा दिया। विहान के स्पर्श ने सिया की तो रूह निकाल दी थी। सिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। विहान की डीप वॉइस सिया से कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है लड़की। सिया ने अपने लिप्स से विहान के फिंगर को हटाते हुए एटीट्यूड वे में जवाब दिया, सिया। सिया का नाम सुनकर विहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसने सिया को अपने करीब करते हुए सिया के कानों में हैवी वॉइस में कहा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था सिया। इतना कहने के बाद विहान सिया के बालों को उसके कानों के पीछे करता है और उसकी नेक की ओर देखता है। अचानक विहान की आंखें रेड होने लगी थी और वो सिया की नेक को लिक करता है। विहान की इस बर्ताव के कारण सिया डर जाती है और विहान को धक्का देकर खुद से दूर करती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सिया का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया था। सिया ने गुस्से भरी आवाज़ से विहान से कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। माना कि तुम हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस मर्जी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो। मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ। सिया की तीखी बातें सुनकर विहान अपने कानों को बंद कर लेता है और काफ़ी स्वैग से अपने बालों को सेट करता है। उसके बाद अपने गालों को अपने हाथों से चेक करने लगता है। उसका गाल थप्पड़ के कारण लाल हो चुका था और उस जगह पे गरम गरम महसूस हो रहा था। विहान को सिया की हरकत के पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करके रखा हुआ था। ना जाने विहान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अब तक वो चाहता तो सिया को पल भर में मार के गायब कर सकता था, लेकिन विहान पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। विहान नहीं चाहता था कि सिया के सामने उसकी असलियत आ जाए, लेकिन सिया की पटर पटर से विहान के कानों में दर्द होने लगा था। वो चाहता तो सिया को पल भर में मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन वो मजबूर था। विहान के बड़े भाइयों के ऑर्डर ने उसके हाथों को जंजीरों से बांध रखा हुआ था। विहान बस चुपचाप सिया के कड़वे शब्दों को सुनी जा रहा था। उसके बाद सिया ने अपनी पटर पटर बंद करके एक धीमी आवाज़ से विहान से पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा क्यों था
और मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई क्यों नहीं दे रही थी? ये बहुत ही अजीब बात है। सिया विहान के सामने ढेर सारे सवालों के पिटारे को लेकर सवाल पर सवाल करी जा रही थी। सिया सवाल करते करते पूरे विले की ओर निहारने लगती है और काफ़ी कुछ महसूस कर रही थी जो उसे अपने अंदर बेचैनी सा एहसास दिला रहा था। सिया से लगातार सवालों ने विहान का दिमाग खराब कर दिया था। विहान ने अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। वो चुपचाप बिना की आवाज़ किए खुद को अंधेरे में छुपा लेता है और अंधेरे की गहराइयों में ढल जाता है। सिया ने पीछे मुड़ के अपने सवालों का जवाब लेना चाहा, लेकिन सिया को अपने सामने विहान दिख ही नहीं रहा था। सिया घबराने लगी थी। उसने परेशान होकर बुदबुदाया और खुद से सवाल करके कहा, अरे कहाँ गया वो लड़का? अभी यहीं तो खड़ा था और चुपचाप मेरी पटर पटर सुनी जा रहा था। कहीं मैं भ्रम तो नहीं देख रही, या फिर मैं अपने आप से बातें कर रही थी? मुझे कोई पागल ही कहेगा अगर मैं ऐसे बात करूँगी। सिया अपने आसपास चेक की, लेकिन उसे विहान नहीं मिला। सिया चिढ़कर बोली, इसका मतलब मैं इतनी देर से खुद से बात कर रही थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद से ही बात कर रही थी तो फिर ये सब क्या था? आखिर वो लड़का कौन था? मुझे उसके टच का एहसास फील हुआ था। उसके टच ने मेरे शरीर की रूह निकाल दी थी और मेरा शरीर गर्म हो गया था। मेरे अंदर का खून इतनी तेज़ी से बहने लगा और दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। मुझे यकीन है वो मेरे आसपास ही होगा, लेकिन कहीं छुपा होगा। पर सोचने वाली बात है कि वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया और उसके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई क्यों नहीं दी? विहान कमरे के अंधेरे में छुपकर सिया की एक एक बात को सुन रहा था और सोचने लगा, ये सिया बोलती तो बहुत है, लेकिन इसकी हर एक बात में लॉजिक तो है और ये मेरे गायब होने पर भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर पा रही थी। कुछ भी कहो, ये लड़की है तो बहुत इंटरेस्टिंग। माना कि उसके थप्पड़ ने मेरे गालों को लाल कर दिया, अभी भी उसके थप्पड़ का निशान मेरे गालों पे छपा हुआ है और काफ़ी दर्द दे रहा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे गाल सूज के लाल हो चुके हैं। बहुत गर्म है ये। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। सिया अपने सवालों में उलझी हुई थी। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फ़ोटो पर जाती है। सिया फ़ोटो को करीब से देखना चाहती थी क्योंकि उस फ़ोटो से उसे काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए सिया टेबल के पास जाकर फ़ोटो को उठाती है। उस फ़ोटो में एक आदमी था जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी और धोखे का साफ पता चल रहा था। उसकी आंखें लोमड़ी की तरह थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो सिया को काफ़ी अजीब सा एहसास दे रहा था। उस आदमी के 3 औरतें कुर्सी पर बैठी थी, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि वो तीनों उस आदमी की पत्नियां थीं। तीनों पत्नियों के चेहरे पे अलग अलग भाव थे। बीच में बैठी पत्नी के पहरावे से ये साफ पता चल रहा था कि वो उसकी पहली पत्नी और वो किसी ऊंची घराने से बिलोंग करती है। उसके चेहरे पे ठरकपन का भाव था और शैतानी मुस्कान थी। उसका एटीट्यूड काफ़ी अच्छे से फ़ोटो में झलक रहा था। उसके लेफ़्ट साइड में बैठी औरत के चेहरे पर दया थी और आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। और राइट साइड में बैठी औरत के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे अनुशासन काफ़ी पसंद है। वो डिसिप्लिन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देती थी। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी और आँखों में ऐसी रोशनी थी जो अंधेरे में भी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे की चमक बाकी दोनों से बहुत अलग थी। और उन्हीं लोगों के सामने उनके बच्चे भी खड़े थे। पहली वाली पत्नी के 2 बच्चे थे। वही लेफ़्ट साइड वाली वाइफ़ के बगल में एक लड़का था और वही राइट साइड वाले वाइफ़ के बगल में दूसरा लड़का था। इनके परिवार को देख के पता चल रहा था कि इनके परिवार में लड़के ही हैं, कोई लड़की नहीं है। और सभी लड़कों के चेहरे बहुत ही प्यारे थे और वो काफ़ी मासूम थे। उनकी आँखों में मासूमियत साफ झलक रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आँखों में डर भी दिखाई दे रहा था, जो उनके पिताजी के लिए था। सिया अपने हाथ में पकड़े फ़ोटो को काफ़ी गौर से देख रही थी। उसे फ़ोटो देखकर काफ़ी अजीब सा लग रहा था। फ़ोटो की डिटेल्स को और उसके बनाए गए डिज़ाइंस को देख रही थी कि कहाँ बनाया गया है। उसने फ़ोटो को मोड़ के देखा जहाँ पर एक कोने में शॉप का नाम लिखा हुआ था, द
द फोटो मेकर, जो शॉप बंद हो चुकी है। सिया काफ़ी हैरान थी क्योंकि इस शॉप में आग लग चुकी थी, जिसके कारण इस शॉप को बंद करना पड़ा। लेकिन इन लोगों ने वहीं से फ़ोटो बनाई थी। ये बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि वो शॉप ओनर सिया के अंकल लगते थे। कहीं ना कहीं सिया इन लोगों के परिवार से जुड़ी हुई थी। उसके बाद सिया ने फ़ोटो को चुपचाप उसकी जगह पे रखना चाहा। जैसे ही सिया ने फ़ोटो को टेबल पे रखने की कोशिश की, अचानक उसका हाथ फ़ोटो के कांच से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। खून की बूंद धीरे धीरे ज़मीन पे जाकर टपक रही थी। खून की खुशबू ने विहान को काफ़ी ज़्यादा मनमोहित कर दिया था। जहाँ विहान खून पर काबू कर सकता था, लेकिन सिया के खून ने उसे बेकाबू कर दिया था। उस पर खुद का कंट्रोल नहीं था। वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रहा था। उसकी तेज लाल आंखें हो गई थी और दांत किसी भेड़िए की तरह बड़े हो गए थे। विहान धीरे धीरे एक हैवान में बदलता जा रहा था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इंसानी खून को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन सिया के खून ने उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। वो जैसे जैसे खुद पे कंट्रोल कर रहा था, वैसे वैसे ही उसे अपने अंदर दर्द महसूस हो रहा था। वो चाहता था कि वो उसकी असलियत सामने ना आए, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गया था। उसने खुद को अंधेरे में गायब करके रखा था, लेकिन उसकी शक्तियाँ उस पर काबू नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिया अपने कटे हुए हाथ को लेकर दुख कर रही थी। उसके हाथ से बहता हुआ एक एक खून ज़मीन पे जाके गिर रहा था, जो आसपास के वैम्पायर्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। उसके खून में ऐसा था जो बाकी वैम्पायर्स को काफ़ी ज़्यादा मनमोहित कर रहा था।